हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। और घटना चक्र इन्वायरमेंट में आज हम करेंगे विविधता प्रवणता, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण। और ये पार्ट 1 रहेगा। तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसको एक दो पार्ट में लाएंगे। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब चैप्टर, और इससे से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम का। तो इसको आज हम करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और घटना चक्र के जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं सबको देखिए। सारे सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं और पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके। ठीक है, तो जैव विविधता को आज हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोडायवर्सिटी। तो स्टार्ट करते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। मतलब विभिन्न प्रजातियां जो होती हैं उनकी जो श्रेणियों में उपस्थिति होती है उसी को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं। ये समुदाय एक परितंत्र बनाते हैं। इसी आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन वर्ष 1960 में विटेकर ने किया था। विटेकर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। बीटा सूचकांक जो होता है वह क्षेत्रीय विविधता का अनुपात दर होता है, जबकि गामा जो होता है भूदृश्य मतलब लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। तो यहाँ पर दिया गया है अल्फा है। अल्फा एक परितंत्र को दर्शा रहा है, और जो परितंत्र ए को जहाँ पर विविधता है, एक परितंत्र के बीच विविधता है, और परितंत्र सी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। मतलब जो अल्फा बीटा गामा यहाँ पर दिया गया है। और विभिन्न जातियों के बीच में जैसे कि यहाँ पर डी वाला है, कई सारी जातियां हैं, ये सारी चीजें हैं। तो जो जातियां हैं इनमें ये देखो, ये परितंत्र डी है और ये परितंत्र सी है, परितंत्र ए बी है। तो इनके बीच समन्वय जो स्थापित किया जा रहा है अल्फा बीटा गामा के थ्रू, उसी को जैव विविधता बोलते हैं। तो इसमें अल्फा क्या है? अल्फा किसको बोलते हैं? स्थानीय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति की विविधता को, मतलब स्थानीय आवासीय क्षेत्र में जो रहते हैं उनको अल्फा बोलते हैं। और बीटा किसे बोलते हैं? बीटा सूचकांक स्थानीय क्षेत्रीय विविधता, मतलब जो यहाँ पर बहुत सारी क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनको क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। बीटा मतलब देखो, इन लोग का जो क्षेत्रीय विविधता है उसको बीटा बोलेंगे। और जो लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता है, मतलब पूरे लैंडस्केप की जो संपूर्ण विविधता है उसको क्या बोलेंगे? गामा। तो ये बीटा हो गया। ये एक एक जो विविधता है समुदाय के बीच में उसको अल्फा बोलेंगे, और इनके जो बीच में है उसको बीटा बोलेंगे, और सारे भू सदृश जो है उसको गामा बोलेंगे। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों, मतलब सजीव में क्या आएंगे? पौधे एवं जंतु आएंगे, की विविधता ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। आरंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से के रूप में प्रथमतः किसने किया था? रेमंड एफ डसमैन ने। और वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया गया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में किसने रखा था? डब्ल्यू जी रोशन ने। याद कर लीजिएगा, डब्ल्यू जी रोशन ने ही बायोडाइवर्सिटी का नाम चेंज किया था, रखा था। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता विभिन्न स्तरों तथा आनुवांशिक जाति समुदाय परितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारितंत्र का निर्वहन करती है। तो यहाँ पर जीन्स जीन्स की विभिन्नता, जीन्स आपको पता होगा आनुवांशिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर जीन आनुवांशिक विविधता लाता है, और जैव विविधता के स्तर पर जाति विविधता होती है और समुदाय परितंत्र में विविधता होती है। और एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता है ये परितंत्र विविधता, और जाति विविधता है जातियों के बीच में पाई जाने वाली विविधता। जैव विविधता के स्तर हैं ये। अतः जैव विविधता के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु बायोडाइवर्सिटी डे भी मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी डे यूएन संघ के द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस
के रूप में मनाते हैं। उल्लेखनीय 29 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ जैव विविधता भी समय मतलब यूएनसीबीडी प्रभावी हुआ था। ध्यातव्य की संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2010 में प्रस्ताव संख्या 65 और 161 के मध्य में 2011 से 20 के संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ बायोडायवर्सिटी घोषित किया था। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में जैव विविधता की सुरक्षा करना। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। गौरतलब है कि जामनगर भारत के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मतलब मैरीन नेशनल पार्क जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है के निकट स्थित है। तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए भी बना था यूएनसीसीडी और जो कि का 12 दिवसीय 14वां का मतलब कॉप 14 सम्मेलन नई दिल्ली में 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुआ था। सम्मेलन में सदस्य देशों में 2030 तक का भूमि तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है जैव विविधता परिभाषित किया जाता है तो किया जाता है पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों के बीच। ये आरओ 2014 में पूछा गया है। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में या माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है तो वह अल्फा सूचकांक। अभी आपको बताया गया ना अल्फा बीटा के बारे में। जैव विविधता का अर्थ क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जंतुओं के बीच। ठीक है, आगे क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो वह है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राकृतिक वास का विनाश। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, तो ये रखा गया था 2030 तक मतलब रखा गया है। और निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? इसको मैंने बोला था, आपको याद कर लो, वाल्टर जी रॉशन ने। तो जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? तो ये किसने की थी? वाल्टर जी रॉशन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया? तो किया जैव विविधता दशक मतलब के लिए निर्दिष्ट किया जैव विविधता दशक को। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 को घोषित किया है, क्या घोषित किया था? जैव विविधता का दशक। और भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCANB किस शहर में स्थित है? तो वह है जामनगर में। आगे क्वेश्चन, जैव विविधता प्रवणता के बारे में अब देखते हैं। जैव विविधता प्रवणता क्या होती है? जैव विविधता हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं पाई जाती। यह उस क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। तो जाहिर सी बात है निर्भर करेगी। जैव विविधता कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाएगी और इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप प्राणियों के विकास वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। और जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। जैव विविधता ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है और इसका अर्थ है कि ध्रुवों पर जैव विविधता कम और भूमध्य रेखा पर जैव विविधता अधिक होता है। पृथ्वी पर जैव विविधता प्रवणता मतलब ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, जैव विविधता यहाँ पर कम होती जाएगी, यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता होगी। तो उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक सर्वाधिक है तथा निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। मतलब यहाँ पर निम्न प्रति किमी ऊंचाई बढ़ने पर तापमान की कमी होगी, जैव विविधता की प्रवणता घटती जाएगी और पर्वत जो है नीचे जो होगा यहाँ पे यहाँ जैव विविधता अधिक होगी। उदाहरण हेतु क्या उदाहरण है, केरल स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली में प्रचुर जैव विविधता में बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में स्थित है। इसकी अवस्थिति 11 डिग्री 3 मिनट और 11 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 मिनट तथा 76 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य मिलती है। यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। इस घाटी को 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था और साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है, शांत घाटी से स्थित है। और ध्यातव्य की फूलों की घाटी मतलब वैले ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त हिमालय पर्वत प्रदेश भी जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण यहाँ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलित होना है।
तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता तो कहाँ पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी ये रिसेंटली भी पूछा गया था यूपीपीसीएस में। तो ये तो इसको आप याद कर लीजिए। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, कहाँ पर मिलती है? वो उष्णकटिबंधीय वनों में। वही क्वेश्चन है, बार बार घुमा के पूछा है और आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किस में प्रजाति विविधता सापेक्षतः काफी अधिक होता है? तो वह किस में होता है? वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में भी होता है, कोरल रीफों में भी होता है। जब विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती बढ़ती रहती है, तो वहाँ पे परिवर्तन होता रहेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, तो नहीं। भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता घटेगी। चलो इसको भी देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियां का आश्रय देते हैं, सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजन फॉरेस्ट में पाई जाती है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर घटती है, सही है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? शांत वैली मतलब साइलेंट वैली केरला में। और शांत घाटी अवस्थित कहाँ पर है? तो केरल में है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो जहाँ पर होगा वहीं पर केरल में। फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्ध के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण करते हैं? यहाँ अधिक वर्षा होती है और प्रचुर वनस्पति वृद्धि बढ़ावा देते हैं, नहीं। यह है यहाँ विभिन्न जैव विविधता क्षेत्रों का संगम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है और पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है, तो सही बात है, दोनों ही ऑप्शन सही है। तो अब चलते ही करते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट ऐसा स्थान कहा जाता है जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही कई जैव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मस मायर्स ने 1988 में किया। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं, तो कौन कौन से हैं? ये है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, म्यांमार भारत और सीमा एवं सुंडरलैंड। और दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडरलैंड का ही भाग है। पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है और इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल की बात करें तो जैव विविधता से संबंधित प्रखर स्थलों मतलब हॉटस्पॉट की अद्यतन सूची जारी की गई है, जिसमें विश्व के लगभग 36 स्थल सूचीबद्ध हैं। इसमें भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का नामोल्लेख है। ध्यान दें 16 फरवरी को तो क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड में द्वारा अमेरिका के तटीय क्षेत्र में द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन को 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया। ध्यातव्य की जैव विविधता के प्रखर स्थलों में हॉटस्पॉट को जाति बहुतायता स्थानीय तथा आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। भारत का एक ऐसा देश है जहां उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 विशाल विविध देशों के कुल स्तनधारियों का 7.6% तथा पक्षियों का 12.6% और सरीसृपों का लगभग 6.2% तथा उभयचरों का 4.4% आबादी है। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि संतृप्त क्षेत्र है। जहाँ तक 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यहाँ पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है, जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ का मुख्य निवासी लेप्चा भूटिया नेपाली लोग हैं। जैव विविधता का निरंतर ह्रास हो रहा है। विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित कारक इस ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी हिमालय। तो इसमें से कौन सा सही है? तो पहला सही है, बाकी सब क्या है? क्षेत्रों पर विचार, क्योंकि पूर्वी हिमालय जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल। विकल्प में पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दिया गया, इसलिए विकल्प ए सही है। तो उल्टा दे दिया गया, इसलिए गलत है। चलो अगला करते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल क्या है? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। ये लोग नहीं है क्योंकि ये गलत है, पूर्वी ने पश्चिमी दिया है यहाँ पे, तो देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है और
केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में थोड़ी स्थित है, गलत है। भारत में 4 विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। तो ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन होगा ना तो 1 ना तो 2। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि उच्च अक्षांशों प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन से हैं? पूर्वी हिमालय है और और पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी वाला दिया है, और भारत म्यांमार है, सीमा है एवं सूडालैंड है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत म्यांमार सीमा तथा सूडालैंड का ही भाग है। तो गलत है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतरित क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो वह है पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो माना जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और गंगा का मैदान नहीं, मध्य भारत के पूर्व में से कोई नहीं, तो ऐसा गलत है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो वह है पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो माना जाता है पश्चिमी घाट को। भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल कौन सा है? तो मतलब कौन सा हॉटस्पॉट कौन सा है? तो वह है पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट सही है और पूर्वी हिमालय भी सही है, पश्चिमी भारत ये गलत है। तो 2 और 3 सही है, बाकी गलत है। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो माना जाता है पूर्वी हिमालय। और पर्यावरण संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट है कौन सा है? पूर्वी हिमालय एवं श्रृंखला एवं पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो वह है विंध्यान। और बाकी सब है, हिमालय भी है, उत्तरी पूर्वी भारत है, पश्चिमी घाट भी है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? तो वह कौन से क्षेत्र हैं? एक पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी हिमालय है। पूर्वी एवं नहीं, पश्चिमी हिमालय नहीं, पूर्वी हिमालय है ना। पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय नहीं है, याद कर लो। ये उल्टा दे दिया, इसको याद कर लो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है तो पश्चिमी घाट है। और निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो माना जाता है पश्चिमी घाट। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो माना जाता है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो वह पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध है? तो 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसे वनस्पति शास्त्री का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका विंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो कौन सी है वह है वनस्पति घनत्व है और मानव मानव जाति वनस्पति महत्व भी है और है वनस्पति एवं प्राणियों का उष्णम आदि परिस्थिति यशांक का बोध, ये सब नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 6। तो चलिए अगला करते हैं, जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारक। तो जैव विविधता के नाश के प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का ह्रास है और प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन है, विदेशी प्रजातियों का संक्रमण एवं वन क्षेत्र या वनों की सघनता का कम होना, औद्योगिकीकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार के तस्करी आदि। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता वैश्विक तापन, आवास के विखंडन एवं विदेशी जाति के संक्रमण से संकटात्मक स्थिति में पहुंच जाती है, जबकि शाकाहार प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न नहीं करता। तो यहाँ पर जैव विविधता के खतरा के कारण क्या है? आवास ह्रास एवं विखंडन, वैश्विक तापन एवं प्रदूषण, जातियों का विलोपन और विदेशी प्रजाति का पुनर्वास। तो इसके नैसर्गिक समूह विलोपन और मनोद्भवित विलोपन है, ये कारक हैं। ध्यातव्य जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास एवं प्राकृतिक आवासों में कमी के चलते जैव विविधता समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया। देश के पूर्वी हिस्सों में झूम खेती प्रचलित है। झूम खेती के कारण भी इसमें काफी नुकसान होता है। वहीं दूसरी ओर बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विनाश के सहायक है, सॉरी विकास में सहायक है। और ना इससे जैव विविधता से ह्रास होता है और ना ही इसके कारण बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। इसके
विपरीत सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, कृषि का विस्तार जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी कारकों में शामिल है। उल्लेखनीय है, भारत में पॉपुलेशन में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, जिससे बर्ड की संख्या में गिरावट आ रही है और हैबिटेट का भी उनके नाश हो रहा है। डीडीटी के छिड़काव से काफी परेशानी हो रही है और कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनको भी काफी परेशानियों का ग्लोबल वार्मिंग के तहत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो जैव विविधता के नाश के कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश तो सभी है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समर्थन। प्रमुख मुख्य कारण तो उसमें प्राकृतिक आवासियों का निवास, वैसे सभी कारण है, लेकिन इसमें मैक्सिमम क्या है? प्राकृतिक आवासियों का विनाश है। जैव विविधता के कम होने का क्या मुख्य कारण क्या है? आवासीय विनाश। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो वह है वैश्विक तापन, सही है। आवासों का विखंडन, ये भी है। विदेशी प्रजातियों का संक्रमण। अब शाकाहार को प्रोत्साहन देना, ये नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो कौन सा हो सकते हैं? भूमंडल में तापन, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजाति का आक्रमण, शासन प्रसाद। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, तो 1 2 3 हो जाएगा, चौथा नहीं है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो वह है प्राकृतिक आवासों में वनस्पति का विनाश एवं झूम खेती। और यदि भारत का जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रहा है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हो रही है, तो ये कोई कारण नहीं है। जैव विविधता, कीटनाशक तथा जैव उर्वरक के बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, तो ये भी कारण नहीं, क्योंकि पक्षियों की बात हो रही है। पक्षियों के वासस्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का, ये भी सही है, तो तीसरा चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन जिनमें जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे कथन आर कहा जाता है, मतलब कथन एक उसकी पुष्टि कर रहा है कि नहीं। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तितलियों का कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, तो ऐसा कारण भी है और सही भी है। तो जैव विविधता अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? तो उत्तराखंड में क्या कारण है? सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण, ये नहीं है। वनीकरण होगा तो उससे ह्रास कैसे होगा? निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता को बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वह है पोषण स्तरों की कम संख्या। तो ठीक है, इतना हो गया आपका, और नेक्स्ट करेंगे वीडियो में। और कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिएगा, और घटना चक्र की सारी सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए। बहुत सारे वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वगैरह लाए जा रहे हैं, तो सबको एंजॉय करिए, अपने दोस्तों को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।